पब्लिक कहावत आप सुने, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो आप अकेले चले गए जो है आंदोलन और विरोध करने, विरोध जताने, ये कहां से आपको किसने राय दे दिया था? सर मैं विरोध जताने नहीं गया। अच्छा। भारत के संविधान में किसी को किसी का विरोध शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना, काले झंडे दिखाना, जी, ये मौलिक अधिकार है, हानिक है ये। लेकिन अत्याचार तो मेरे साथ हुआ, आपके साथ हुआ? डॉक्टर संजय निषाद जी के ने कराया। जी, जी। ये बताइए मैं क्या किया, हमने क्या किया? सुबह हो गई है शानदार सी और जानदार सी चाय के साथ जो है। बहुत वर्षों लग गए दोस्तों इस बात को समझने में कि इस कुदरत ने हम सब के लिए वो सारी चीजें सहेज रखी हैं जो हमें चाहिए, बस शिद्दत से उसे मांगना ही तो है। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कुदरत या प्रकृति जो कुछ भी कहें वो सब कुछ हमें दे सकती है, हमें लेने की क्षमता पैदा करनी होगी अपने आप में। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज के पेज पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस समय हम लोग नेपाल पोखरा आए हुए हैं। ये क्या है? एक टूरिज्म प्लेस है और नेपाल की हसीन वादियां, यहाँ की पहाड़ियां और ये सारी चीजें जो कुछ भी हैं, जो लोग यहाँ आए होंगे जानते होंगे, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी जगह है। ये एक देश है शानदार सा, पहाड़ों में बसा, पहाड़ों पर बसा कह सकते हैं, बहुत ऊंचाई पर है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत गजब का एक यहाँ पर आने के बाद एक संगत मिली, एक सोहबत मिली। वैसे आप लोग जानते हैं हम लोग अपने व्यावसायिक प्रकल्प के एक टूर पे आए हुए हैं, तो इसमें बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे ऐसे खास लोग आए हैं। उन्हीं में से एक ऐसे विशेष व्यक्ति से आज आप लोगों को मिलवाऊंगा अपने रियल रिपोर्टर न्यूज वाले पेज पे, जिन्हें आप लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और उनकी विचारधारा से आप लोग अवगत तो हैं, लेकिन वो विचारधारा कहीं बदलती सी नजर आ रही है। कुछ तो है जो बदलाव हो रहा है और अगर सही मायने में वो बदलाव अपनी चरम सीमा को छू गया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीवन में पुनः एक बार जय जयकार हो जाएगी। तो बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज के पेज पे और आप लोगों के साथ मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत को जिन्हें आप जानते पहचानते हैं। हाँ जी, नमस्कार। देखिए महेंद्र निषाद जी हमारे साथ हैं हमारे पेज पे। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ। आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। रियल रिपोर्टर न्यूज के पेज पे और हमारे रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार वाले चैनल पे आपका स्वागत तो है ही है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले नेपाल में हमारी जो अल्टीमा है, हमारा जो प्रकल्प है जिस पे हम लोग आए हैं इसमें टूर करने, उसमें भी बहुत बहुत स्वागत है। वैसे आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं, क्या बदलाव आ रहा है भाई? बस अपने लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है और जो आपका जो बिजनेस आइडिया जो है जी, वह मुझे बहुत ही रोमांचित और आनंदित कर रहा है और जिसकी खुशी मेरे चेहरे पे दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा, महेंद्र जी हम लोगों के पूर्व परिचित हैं, बहुत शानदार शख्सियत हैं, बहुत जानदार पर्सनालिटी हैं, लेकिन समय का जो ये अपना सफर होता है ना, समय की जो अपनी गति होती है ना, वो बड़ी अलग होती है। आज महेंद्र जी के बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे और आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि ऐसे बैठ के हम लोग कभी बात नहीं किए, मौका नहीं मिला, अवसर नहीं आया। आपकी शिक्षा दीक्षा क्या हुई? मैं BSc इनकम्प्लीट हूँ। अच्छा जी। मैं फर्स्ट ईयर मतलब BSc फर्स्ट ईयर के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड जो है बहुत एजुकेटेड नहीं रहा जी। मतलब अभाव, जैसे मेरा जीवन अभाव में नहीं बीता, लेकिन मेरे पिताजी का जीवन बहुत ही अभाव में था, तो वो कम उम्र में कमाने के लिए निकल गए, मतलब कहीं बहुत जगह घूमते हुए जो है पहुंचे और यहाँ पे जो है गांव में उस तरह का मतलब माहौल नहीं मिला। जैसे मेरे भाई यानी बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की, इसलिए मतलब अब मुझे इस बात का बहुत रंज होता है जी, आपकी काफी ठंडी जगह कि मैं उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाया। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के वजह से लगता है, जो बाद में मतलब जिसको आप लगता है मुझे आगे चर्चा भी करेंगे जी, मैं उग्रता मतलब आरक्षण का जो मुद्दा है, अच्छा, इसके प्रति मैं बड़ा उग्र होता गया। चलिए इस विषय पे बात करेंगे, लेकिन बताना चाहते हैं दोस्तों, व्यक्ति जब स्वीकार करने लगता है अपने
किसी त्रुटियों को, किसी कमियों को, तो उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देने लगता है। महेंद्र जी के जीवन में कितना परिवर्तन आया है, क्या हुआ है और क्या क्या आ सकता है, इन सारे विषयों पे बात करेंगे। आप लोग हर हाल में जो है कंटिन्यू बने रहिए। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ रियल रिपोर्टर न्यूज का अपना पेज, और इस पर बहुत जोरदार डिबेट होने वाली है आज, गर्मा गर्म जोरदार, सच में बड़ी गजब की बात कही है आपने अभी। आरक्षण का मुद्दा या फिर आपके जीवन के संघर्ष, आपके जीवन में बड़े गजब गजब के उतार चढ़ाव देख लिए हम लोगों ने भी। वैसे आप जब छात्र थे या जब भी यानी आप छात्र जीवन से ही आप राजनीति की तरफ बड़ा आकर्षित हो गए, ये क्या था भाई, क्यों हो गए, क्या था वजह? जब मैं 12वीं में था, अच्छा, रुद्रपुर में 1991 के चुनाव में, अच्छा जी, माफी 93 के चुनाव में, ओके, फूलन देवी जी सांसद बन चुकी थी, अच्छा, जेल से छूट चुकी थी। अच्छा, उसमें भी मैं सहभागी हुआ था जब बेगम हजरत महल पार्क में जो मुलायम सिंह जी मतलब उस मुख्यमंत्री थे, ठीक है, मनोहर लाल जी के सौजन्य से वो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। अच्छा, मतलब मैं पता नहीं, ये मुझे लगता था कि मुझे अपनी जो जाति है जितना मतलब अशिक्षित है, अच्छा, दारू मछली ये वो, हाँ, तो इनके लिए कुछ इस तरह का किया जाए अच्छा, जो आगे चल के मतलब इनका भला हो जाए। तो मैं फूलन देवी जी किससे बड़ा प्रभावित हुआ, अच्छा, जब वो रुद्रपुर में आई थी, अच्छा, तो मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ ओके, कि इस तरह की आक्रामक जिस तरह से उन्होंने अपने उसका जवाब दिया था जी, तो यही सोच मेरे अंदर घर करती गई। लेकिन आपके साथ एक जो है मैं त्रुटि कहूंगा, फूलन जी वो अपने साथ हुए अपराध के खिलाफ या अपने साथ अन्याय करने वालों से लड़ने का कार्य किया। समाज में जो विसंगतियां, बुराइयां जो थी, उनके ऊपर प्रहार करने का काम करने की सोची या उनके खिलाफ खड़ी हुई। लेकिन आप कब किसके खिलाफ खड़े हो गए, इस बात को खुद ही आप तय नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि आपने जितनी दोस्ती मित्रता या जिससे भी संबंध संपर्क किए, जो भी नेता के साथ रहे, तो कब किसके साथ रहे, कब पलटी मार गए, कब उसको गरियाने लगे, कुछ पता ही नहीं चलता। ये क्या था आपका? मैं किसी नेता के साथ नहीं रहा। अच्छा, चंद्रिका निषाद जी, अच्छा जी, मेरे दूर के रिश्तेदार, अच्छा, ठीक है, तो मैं उनकी मदद में रहा। हाँ, मदद दे रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। शुरू से 1991 जी, मतलब बहुत अच्छी तरह मुझे याद आ रहा है। ओके, जयप्रकाश निषाद जो आज हमारे यहाँ के भी विधायक हैं चौथी बार, जी जी, इनके लिए हम लोगों ने साइकिल से प्रचार किया। साइकिल से प्रचार, जी, बहुत बढ़िया, और भूजा खाकर। वाह। और उस वक्त जैसा आपको पता होगा, मेरे एक भाई रमाकांत जी जो है, जी। मुंबई में अच्छी उनका काम चलता था, जी, उनको चंदा भी दिए। तो शुरू छात्र जीवन से ही जो है राजनीतिक वो देखते, मतलब मेरी सोच ये थी कि कैसे लोगों का भला होगा। नहीं, भला होगा, लेकिन ये बताइए कि आप जो है भला करने के नाम पे जो क्या आपने ठेका ले रखा है क्या? समाज का जो इतना बड़ा तबका है और ये जो नेता हमारे हैं सब, तो ये आपके नजरों में सब मतलब बेकार, मतलब कैसे साबित हो गए? आपको क्या लगता है ये लोग भला नहीं कर रहे थे? शुरुआती दौर में यूं कहिए 2010 तक, अच्छा, चाहे 15 तक, अच्छा, मैं सोचता कि नेता जो है बहुत ही अच्छा, भले लोग होते हैं। अच्छा, ये सोचते थे? हाँ, मेरे दिमाग में ऐसा मुझे लगता था अच्छा, कि इनके पास पावर होता है, अच्छा, यह मतलब भला कर सकते अच्छा, ठीक हैं, है। समाज को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन जब मैं इनके नजदीक गया अच्छा, तो देखा इनके अंदर तो बुराइयां चाहे कुरीतियों का जो है भंडार है। अच्छा, बुराइयां हैं, जी ये नजदीक जाने के बाद दिखाई जी दिया। जी जी तो नेता कब, मतलब ये बात ठीक है, चलिए शुरुआती वो वक्त होता है, अनुभव होता है, नहीं समझ आता है, जी। लेकिन नेता भी तो एक इंसान है भाई, उसका भी तो बीवी बच्चा घर परिवार है, जी। वो भी तो अपने लिए भी तो कार्य करेगा, यानी अपना करियर बनाने के लिए। मान लीजिए विधायक, सांसद, मंत्री अगर बना है तो पहले अपना भला करेगा। अगर वो अपने लिए कुछ कर रहा है, अपनी बेहतरी के लिए, उसमें कुछ मिसिंग हो रहा है, तो उसमें आप ज्यादा उसमें परेशान हो जाते थे। मुझे उनकी बेहतरी से नहीं लेना है। अच्छा। वो अपने परिवार, आदमी अपने परिवार के लिए करता है। अच्छा, मेरा मुद्दा वो नहीं था। अच्छा, मैं उनके लिए, कभी आपने देखा होगा, जी, सभी लोग देखे होंगे, जी। मैंने कभी किसी पारिवारिक मामले में टांग नहीं अड़ाया। लेकिन मैं सामाजिक मुद्दों पे, हाँ, सामाजिक मुद्दों पे थे, लेकिन आपने बहुत बार व्यक्तिगत एकदम हो जाते थे, आप लोगों को पर्सनल जीवन में झांकने लगते अच्छा, थे। ये जो है ऐसे गाड़ी घूमता मेरी बात है। सुनिए, मेरी बात सुनिए। अच्छा, जयप्रकाश निषाद जी, अच्छा, जिनके हम बहुत करीब रहे, अच्छा, निषाद धर्मशाला अच्छा, रुद्रपुर में, किसी भी नेता का नाम न लिया जाए, सबका जो है सॉरी, ऐसे बस बताया जाए। चलिए माफी चाहता हूँ नहीं, कि ठीक मैंने है। नाम ले लिया। नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि समाज का है तो इसलिए जो है निषाद धर्मशाला जो है, अच्छा। हमारे पूर्वजों ने कैसे दान लिया था, आज वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है रुद्रपुर का। अच्छा,
मुद्दा है निषाद धर्मशाला, तो क्या क्या है उसमें, जैसे मतलब क्या प्रॉब्लम आपको हो रहा है, यानी नेता उसको दिलवा देगा? नहीं तो नहीं, हमारे समाज के उस वक्त बताइए जागरूक लोग थे। सन 1950-54 में बताइए, उस समय हमारे समाज के लोग रजवाड़े से जमीन मांग कर और उस पे थोड़े उस जमाने में लोग कहते हैं कि चंदा जुटा कर किसी तरह उसको कंसर्ट किया, मतलब बनाया गया। और आज हमारे समाज का एक चौथी बार 4 बार विधायक हो गए, मंत्री हो गए, और आज वो धर्मशाला जीर्ण मतलब गिरने की अवस्था में पड़ा हुआ है। ऐसा है आपका ये जो कहना है, ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी अपनी जिम्मेदारियों को वो जितना निर्वहन कर सकते थे या कर सकते हैं वो करेंगे। आपकी बात अजय जी, आपकी बात बिल्कुल सिस्टम और अजय जी और नियम के विरुद्ध अजय जी आपकी बात बिल्कुल सही है। 1994 में मनोहर लाल निषाद जी मंत्री थे, मत्स्य मंत्री, और पता नहीं कोई विभाग और था उनके पास। वो बेचारे हम उनको बुलाए थे, हमारे जो और लोग थे, और उन्होंने उस वक्त 51,000 रुपए का चंदा दिया था, तब जाके फिर उसका लेपन ओपन हुआ। और तो मैं कह रहा हूँ, यदि कानपुर से आके मनोहर लाल जी एक निषाद धर्मशाला की मदद कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, सुनिए, ऐसा होता है, हम बता रहे हैं, ये जब पद प्रतिष्ठा मिलती है लोगों को, नेताओं को जी, पद ऐसी एक जिम्मेदारी होती है, पद एक ऐसी चीज होती है ना कि आदमी उसके पहले चाहे जितना उछाले भर ले, चाहे जितने आंदोलन कर ले। किसी भी नेता के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि महेंद्र जी का जो दुख है, तकलीफ है, ये है कि अगर आदमी विधायक, मंत्री बन गया, सांसद बन गया, तो उसके लिए तो ये कार्य, ऐसे कार्य, छोटे मोटे कार्य हो गए। लेकिन जैसे ही वो पद पाता है, वो बड़ी जिम्मेदारियों के एक जो है, समझिए कि एक ताज को पहन लेता है, और वो ताज चमकता तो है लेकिन उसमें कांटे लगे रहते हैं, वो कहीं ना कहीं चुभते हैं उसे, वो कार्य नहीं कर पाता है। बहुत बार उसके ऊपर प्रेशर रहता है, वो जिम्मेदारियों के अधीन होता है, अपने ऊपर के नेताओं या अपनी पार्टियों के अधीन होता है। ये चीज आज हो नहीं रहा है क्या? पहले आप जो है क्या करते थे, जैसे मान लीजिए कहते थे ना कि जैसे सब लोग कहते थे, बहुत सारी आबादी कहती थी, डॉक्टर संजय निषाद खुद कहते थे आरक्षण के मुद्दे पे हम बात करेंगे, आरक्षण लेके रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब आ गए पद प्रतिष्ठा पे, तो उस पर बहुत ज्यादा अभी कार्य करने की क्षमता कहीं ना कहीं कुछ कम, कभी बेसी, कुछ न कुछ दिखाई दे रही है। क्या हो रहा है उसमें आपको पता है? आरक्षण वाला जो मैटर चल रहा था, जिसको लेकर वो बहुत ज्यादा लोगों को लामबंद किए, उसमें आपके साथ बड़ी एक अनहोनी एक घटना घटी, उसमें आप कैसे घुस गए? इस तरह का जो है मतलब कैसे कार्य कर दिया आपने? आरक्षण का जो मुद्दा है जी, हमारे जैसे, मैं युवा तो नहीं हूँ, एक मैच्योर हूँ, लेकिन बहुत ही युवा साथी डॉक्टर संजय निषाद के लिए मरने, कटने, मतलब हर किसी हद तक जाने के लिए तैयार थे, और आज भी हैं। बहुत से युवा हैं, हाँ ठीक है, बहुत सारे युवा हैं। लेकिन जब ये संजय निषाद जी, जब गवर्नमेंट आरक्षण देने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन इन्होंने जो है कहा कि आरक्षण नहीं चाहिए, मुझे अपने परिवार के लिए आरक्षण चाहिए। क्या बात है। तो भाई यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि नेता भी तो अपना एक पिता का धर्म तो निभाएगा, अपने बेटे के लिए, अपने बच्चे के लिए, सबके लिए पद, प्रतिष्ठा और टिकट मिल जाए, टिकट मिल जाए जो है समाज में देने के लिए, तब वो काम करेगा वो अपना जो है। अजय जी, आप जो कह रहे हैं, कोई भी क्षेत्रीय पार्टी आज उतनी ताकतवर नहीं हो पाती है। आपने देख लिया बिहार में मुकेश सहनी जी को, वो बेचारे 6 महीने के लिए जो भी मतलब उन्होंने बहुत संघर्ष किया, ठीक है, और इसी मुद्दे को लेकर, आरक्षण के मुद्दे को लेकर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, और ये जो है आरक्षण बेचकर एमएलसी का पद ले लिए। और मुझे इस बात की बड़ी मतलब वो हुई कि ये आदमी आरक्षण का मुद्दा, जो इसके लिए हमारा एक साथ हमारा भाई मारा गया अखिलेश निषाद, और ये एमएलसी का पद लेकर, कहावत आप सुने हैं, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो आप अकेले चले गए जो है आंदोलन और विरोध करने, विरोध जताने। ये कहाँ से आपको किसने राय दे दिया था? सर, मैं विरोध जताने नहीं गया। भारत के संविधान में किसी को, किसी का विरोध शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना, काले झंडे दिखाना, यह मौलिक अधिकार है। लेकिन अत्याचार तो मेरे साथ हुआ, आपके साथ हुआ, डॉक्टर संजय निषाद जी ने कराया। ये बताइए, मैं क्या किया? हमने काला झंडा ही दिखाया। मैंने कहा कि डॉक्टर संजय निषाद वापस जाओ, पहले निषाद आरक्षण दिलवाओ। तो जिस मुद्दे को लेकर यह राजनीति करने आए, उसी मुद्दे को इन्होंने बेच दिया, तो क्या मुझे विरोध करने का अधिकार नहीं है? आपको विरोध करने का अधिकार है, लेकिन अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपका जो भी, आप समझिए, पहले आपके जीवन की इम्पोर्टेंसी समझिए, आप अपने जीवन की वैल्यू समझिए।
आप जो है अपने जीवन को पहले कितना बदल सकते हैं, किस एंगल पर आपको बदलने की आवश्यकता है। आपकी जिम्मेदारियां भी कुछ होंगी, लायबिलिटी होंगी, आपके परिवार बच्चे होंगे, उनके लिए आप क्या क्या सोचिए, कितना बड़ा आपके सामने लक्ष्य होगा कि बच्चों को पढ़ाना है, सब कुछ बेहतर बनाना है। लेकिन जो इस तरह के युवा हैं, जो अग्रेसिव हैं, जो लोग नेताओं के हाथों की कठपुतली कहे जाएंगे, नेताओं के द्वारा मूवमेंट चलाया जाता है एक तरह से कि भाई युवा उनके लिए मर मिटने को तैयार रहे हैं, ऐसे तमाम नेताओं के साथ हो रहा है। और नेता की एक सेना होती है। आज भी देखिए सदियों से एक पूरा जो है, सदियों से दोस्तों मैं बता रहा हूँ, एक दौर चला आ रहा है और वो रहा है राजा महाराजाओं का दौर। उस समय राजा होते थे, सेना होती थी उनकी जो मारपीट लड़ाइयाँ करती थी, सर काटती थी, कटवाती थी, और एक होती थी प्रजा जो उनके राजा के खेतों को, जमीनों को जोतती थी, बोती थी, अपने घर ले जाती थी अनाज और उनको राजा को लगान देती थी। राजा राज करता था। आज भी वो दौर है, बस बदल गया है। क्या रूप है उसका कि आप नेता हैं, उसके कार्यकर्ता हैं और बस वही वोटर हैं जो उनके कहीं ना कहीं वोट दे के अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। जो उनके कार्यकर्ता है उनके लिए लाठी डंडा भाला गोली सब खाते हैं और आंदोलन करते हैं, उनको जितवाते हैं, उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ लेते हैं। ऐसे हर नेताओं के साथ लगभग बातें हैं। उनसे आप सीधे जो है आपका विरोध प्रदर्शन करना वाजिब है। सही जगह सही समय देखकर आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन ऐसे जो है निर्णय लेने में बहुत सारे रिस्क और बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं जिससे कि आदमी किसी बड़ी अनहोनी का शिकार हो सकता है। फिर बाद में क्या होगा, पछताकर किसी के खिलाफ कोई भी हम आंदोलन करें, उसको हम जेल करवा दें, फांसी करवा दें, बाद में सब कुछ हो जाए, लेकिन हमारे जीवन को जो है खतरा होता है। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप नेता लोग जो लोग हैं वो लोग अपने कार्य को कर रहे हैं। आपको अगर वो जिम्मेदारी दे दी जाए, आपको नेता बना दिया जाए, आप बन जाए जिम्मेदार मुखिया बन जाए, आरक्षण आंदोलन के सबसे बड़े नायक बन जाए, जयप्रकाश नारायण की तरह। आप देखिए इतना बड़ा नेता जयप्रकाश नारायण, इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी में उनको जेल डाला गया, उनके जैसे तमाम नेताओं को जेल डाला गया। तो ये सब क्या था? यानी जब आप गरीब रहेंगे ना आज के जमाने में, आप जब पैसे के अभाव में राजनीति करेंगे ना, तो फिर आपके साथ बहुत सारी घटनाएं घट सकती हैं। और पैसा मायने नहीं रखता। दो तरीका है राजनीति का, एक जमीनी और एक आसमानी। आप दोनों में नहीं हैं। आप जमीन पे भी बहुत कार्य करते नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ विरोध करते दिख रहे हैं लोगों का। सिर्फ विरोध से नहीं होगा, आप करके दिखाइए, आप नेता बनेंगे। आपको अगर जिम्मेदारी मिले कि वो पद आपको मिल जाए, आरक्षण दिलवा लेंगे क्या आप? देखिए आरक्षण तो आज यदि हमारे समाज का युवा कुछ इस तरह के सिचुएशंस हैं उत्तर प्रदेश में जिसकी वजह से भाजपा इतरा रही है, और हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों में, कुछ दिनों में वो सिचुएशन यदि बदल गया तो भाजपा की औकात ये निशा समझ बता देगा। क्या बता देगा औकात भाई? क्या करेगा भाजपा को? भाजपा कितनी ताकतवर पार्टी बन चुकी है दोस्तों, यही एक बात समझ में नहीं आती है। देखिए हम जानते हैं ये समय है, ये चक्र है। जो पार्टी का नाम ले रहे हैं साहब, तो वो पार्टी कुछ दिन पहले कहां से कहां आई है, ये सब कुछ क्या है? ये एक बहुत बड़ी रणनीति है। रणनीति का एक ऐसा ताना बाना है जिसमें आपको एक बढ़िया पद दे दिया जाए, आप अभी उसके लिए राग अलापने लगेंगे। आपको टिकट मिले, भाजपा का चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, मैं पहले मतलब थोड़ा सा मैं अनमेच्योर था तो मैं लड़ना होना चाहता था, लेकिन अब मैंने ये तय कर लिया है कि भविष्य में ना मुझे नेता बनना है ना चुनाव लड़ना है। तय कर लिया? हाँ मैंने ये तय कर लिया, फाइनल कर लिया। हाँ किसी मतलब समाज के हित के लिए यदि कोई आंदोलन चाहे संघर्ष करना पड़ेगा तो उसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मैंने ये तय कर लिया है कि मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे नेता नहीं बनना है। मैं फूलन देवी जी की तरह, भगत सिंह की तरह मैं क्रांतिकारी बनना चाहता हूँ, कुछ मतलब समाज के लिए करना चाहता हूँ, ना कि मैं नेता बनना चाहता हूँ। ये मेरे दिल में है, हसरत है, आगे भी रहेगी। दोस्तों बहुत लंबी बात हो जाएगी, आप लोग पूरा भाव समझ गए होंगे, पूरी बात समझ गए होंगे, और भी कुछ बातें करेंगे इनसे, अगले पार्ट में करेंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि जो इनका स्वभाव है, जो इनकी सोच है, वो बहुत महान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्रांतिकारी बनना या क्रांतिकारी स्वभाव का होना या आंदोलन करना, ये बहुत अच्छी चीजें हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें, इतिहास गवाह है, आप लोग सभी क्रांतिकारियों को, सभी आंदोलनकर्ताओं को खूब सिरे से एक बार नजर फरमा लीजिएगा, ध्यान दे लीजिएगा। आप सबको समझ में आ जाएगा कि हमेशा से, आजादी के पहले से ये बात रही है कि जो लोग नेता प्रवृत्ति के रहे हैं वो राज किए हैं, कुर्सियों पे बैठे हैं। अलग है बीच में कभी जेल गए, कभी कुछ हो गया, कभी उनके ऊपर धाराएं लग गई, कभी उनके साथ मारपीट हो गया,
लेकिन वो लोग राज किए हैं। और जो लोग लड़ाकू स्वभाव के रहे हैं, शहीद आजम भगत सिंह जी का नाम आपने लिया, विनम्रता से सर झुक जाता है, लेकिन वो आंदोलनकारी थे, वो क्रांतिकारी थे। उनको क्या मिला आप लोगों को पता है ना। ऐसे ही जितने भी क्रांतिकारी थे उनको क्या मिला है जीवन में और क्या मिलता है, इस बात को भूलिएगा नहीं। क्रांतिकारी बनना आसान काम नहीं है। अपने जीवन को निछावर कर देने का एक अभिलाषा लेकर एक युवा निकलता है घर से सर पे कफन बांध के, और यकीनन जब सर पे कफन बन जाएगा तो कफन ही नसीब होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको क्रांतिकारी बनना है, लेकिन किसके खिलाफ और कब बनना है और कितना बनना है, इसका पैमाना आपको तय करना होगा, वरना जीवन में जय जयकार नहीं होगी। महेंद्र निषाद जी थे साथ में हमारे, बहुत सारी बातें हो रही थी, तो हमको लगा कि ये बात आप लोगों को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहे हैं, और वो संगतियों कुसंगतियों विसंगतियों का परिणाम है, या फिर उनके अच्छे स्वभाव का या बुरे स्वभाव का, आप लोग समझ गए होंगे। मैं खाली इतना कहूंगा कि जितने भी लोग राजनीति में हैं, सारे लोग समझें इस लॉजिक को। ये कोई व्यक्तिगत कोई दुश्मनी इनसे कोई न रखे, कोई द्वेष न रखे, इनके अंदर भी बदलाव आ सकता है। बस अब मुझे लगता है एक नया सवेरा जीवन का इंतजार कर रहा है और जय जयकार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। मैं चाहूंगा कि अगली वीडियो तक जरूर और बातों के लिए इंतजार करिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।